तो नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं मिस्टर एक्स आज आपको ऐसी हॉरर घटना बताने वाला हूं जो एकदम रियल घटना है और इस घटना को एकदम अपनी आंखों के सामने महसूस करने वाली, उसको देखने वाली जो लड़की है वो हमारे साथ ही है। जी हाँ, हमारे गांव की लड़की है प्रिया और हाल फिलहाल में ही मेरी उससे मुलाकात हुई है। क्योंकि वो एक गरीब घर की लड़की है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसके पापा तो कमाते ही कमाते हैं, साथ में वो भी अमीर घरों के अंदर केयर टेकर का काम किया करती है। अब क्योंकि हमारे गांव के अंदर तो केयर टेकर जैसी कोई जॉब होती ही नहीं है, लेकिन शहरों में हर घर में केयर टेकर से काम करवाए जाते हैं, तो वो पैसे कमाने के लिए चली जाती है दूसरे शहर में। और जिस घर में वो काम करने गई वहां उसने देखा कि उस घर का लड़का पिछले 2 साल से किसी दिमाग की बीमारी से परेशान है और उसके पापा उसका इलाज करा करा के थक चुके हैं और उसी की केयर टेकर जॉब के लिए प्रिया को वहां पर बुलाया गया था। तो प्रिया राजस्थान से चली जाती है हैदराबाद में, क्योंकि वो एक बहुत ही अमीर परिवार था, बहुत ही अच्छे पैसे प्रिया को ऑफर कर रहा था। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उससे पहले जो केयर टेकर वहां काम करती थी उसकी अननेचुरल प्रकार से डेथ हो जाती है। हालांकि वो कोशिश तो बहुत करती है पता लगाने की, लेकिन उसे यही कहा जाता है कि वो छत से गिरी और एक नॉर्मल डेथ हो गई थी। लेकिन जब वो वहां पर काम करने लग जाती है तो पहली ही रात से उसे अजीबोगरीब अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। और अक्सर ऐसा होता ही है जब हम किसी नेगेटिव एनर्जी के आसपास जाते हैं तो हमें पहले ही इसका एहसास होने लग जाता है। तो प्रिया ने 2 दिन के अंदर ही उस घर के बेटे के अंदर जो कहानी घटित हो रही थी उसको पकड़ लिया था। उनका बेटा बहुत ही हट्टा कट्टा था, लेकिन 2 साल से व्हील चेयर पर पड़ा हुआ था और उसकी एक ही वजह थी कि उसके पीछे एक बहुत तगड़ी शैतानी लड़की पड़ी हुई थी और वो लड़की किसी और को उसके पास खड़े भी नहीं होने देती थी। और इसी चक्कर में उससे पहले काम करने वाले केयरटेकर ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन वो तो प्रिया थी जो बहुत ही अच्छे से इन चीज़ों को जानती थी, क्योंकि गांव के अंदर हम इन चीज़ों को अच्छे से देखते हैं। उन्होंने उस घर के मालिक को समझाया और उनको बचाने की कोशिश करने लगी। तो थोड़े दिन पहले ही प्रिया वहां से वापस आई है और हमें पूरी घटना को बताया है। तो हम प्रिया का बहुत बहुत थैंक यू कहते हैं कि वो इस स्टोरी को हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए तैयार हो गई है। अच्छा साथियों, आपको एक बात और बता दूं कि हॉरर दुनिया की डार्क स्टोरीज भी इस चैनल पर आपके लिए उपलब्ध है। अगर आप तंत्र मंत्र की असली दुनिया को जानना चाहते हैं तो उन स्टोरीज को सुन सकते हैं, जिसके लिए आपको चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी। चलिए अब प्रिया की स्टोरी को शुरू करते हैं। गांव में पली बड़ी प्रिया अपना सामान पैक करके 3 महीने के लिए दूसरे शहर के लिए निकल रही थी। उसे पैसों की जरूरत थी, लेकिन अच्छी नौकरी न मिलने के कारण उसे एक केयर टेकर की नौकरी को अपनाना पड़ता है, जहां उसे काफी अच्छे पैसे मिल रहे थे। लेकिन उसे एक ऐसे घर में भेजा जा रहा था जहां कुछ महीने पहले किसी की अचानक मौत हो गई थी। प्रिया उसी घर में एक केयर टेकर बनकर जा रही थी, मगर प्रिया इस खबर से अनजान नहीं थी। उसे बता दिया गया था कि उस घर में एक रूपा नाम की केयर टेकर रहा करती थी, लेकिन ऊपर छत से गिरने के कारण उसकी तुरंत मौत हो गई। प्रिया के पास अब कोई बेहतर चारा नहीं था। उसे पैसे की सख्त जरूरत थी। कम पैसे से उसका और उसके परिवार का गुजारा नहीं चलता था, लेकिन इस नौकरी से उसे जरूरतों से भी ज्यादा पैसे मिल रहे थे। ऐसे में वो यह नौकरी किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती थी। इसीलिए गांव से दूर दूसरे शहर हैदराबाद के लिए प्रिया निकल पड़ी थी। एक एजेंसी के द्वारा प्रिया को उस घर में ले जाया जा रहा था। प्रिया अपने परिवार को अलविदा कहते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर हैदराबाद के लिए निकल पड़ती है। अपने परिवार को इस तरह छोड़कर प्रिया को जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन उसके हालात और मजबूरी ने उसे जाने पर मजबूर कर दिया था। कुछ ही देर बाद गांव भी पीछे छूट गया था। प्रिया अब नए सफर के लिए तैयार थी। कुछ घंटे बाद गाड़ी हैदराबाद की तरफ बढ़ने लगी थी। पिछली सीट के साइड विंडो से प्रिया शहर की भीड़भाड़ इलाके को अच्छे से देख रही थी। सड़कों पर कई गाड़ियां उसकी आंखों के सामने से गुजर रहे थे। प्रिया के लिए यह सब काफी नया था।
प्रिया पहली बार एक बड़े अनजान शहर में कदम रखने जा रही थी। कहाँ उस शांत भरे गांव में रहने वाली प्रिया आज भीड़ भाड़ शहर में कदम रखने जा रही थी। शहर की भीड़ भाड़ से गुजरते हुए गाड़ी अब एक घर के बड़े से गेट के आगे रुक जाती है। प्रिया गाड़ी से बाहर निकलकर गेट के सामने खड़ी हो जाती है और बड़े ही गौर से वो उस घर की तरफ देखने लगती है। शाम के वक्त वो घर काफी वीरान और शांत लग रहा था। साथ ही प्रिया ने यह भी गौर किया कि उस घर के अलावा वहां और कोई घर नहीं दिख रहे थे। आसपास देखने पर सिर्फ जंगल ही दिख रहे थे। वहां खूबसूरती के साथ साथ एक अजीब सा सन्नाटा भी था जिसे प्रिया साफ महसूस कर पा रही थी। ड्राइवर के वहां से जाते ही प्रिया वो गेट खोलकर घर की तरफ बढ़ने जा रही थी। प्रिया अब दरवाजे के पास जाकर एक दस्तक देती है, लेकिन दरवाजे पर दस्तक देते ही प्रिया में एक अजीब सी बेचैनी जाग जाती है। ना जाने क्यों अब प्रिया का मन वहां से जाने के लिए कह रहा था। इतने में एक 60 साल का आदमी दरवाजा खोलकर प्रिया की तरफ सवालिया नजर से घूरने लगा। प्रिया उसे अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए पूछती है, क्या आप ही प्रकाश चंद हैं? उस आईडी कार्ड को देखकर उस आदमी ने हाँ में जवाब दिया और साथ ही प्रिया को अंदर आने के लिए कहा। प्रिया अपने कदम घर के अंदर बढ़ाने लगी। अंदर से यह घर देखने में खूबसूरत तो दिख रहा था, मगर माहौल में एक अजीब सी शांति थी। देखने पर उस घर में 2 नौकर थे, मोहन और गीता, जो घर के काम में लगे हुए थे। उन नौकरों के अलावा और कोई भी शख्स या सदस्य मौजूद नजर नहीं आ रहा था। बड़े महंगे फर्नीचर और वस्तु होने के बावजूद भी घर के अंदर काफी खालीपन सा लग रहा था, जैसे यहां कोई सदियों से नहीं रहता हो। कुछ ऐसा ही प्रिया महसूस कर पा रही थी। इतने में प्रकाश चंद प्रिया को एक कमरे में ले आता है। उस कमरे में एक 30 साल का शख्स व्हील चेयर पर बैठा हुआ नजर आ रहा था, जो किसी किताब को बड़े ही गौर से पढ़ रहा था, लेकिन कदमों की आहट ने उसका ध्यान कहीं और खींच लिया था। उस शख्स ने जब पीछे पलटकर देखा तो सामने प्रकाश और प्रिया खड़े नजर आ रहे थे। वो शख्स प्रिया को ऐतराज भरी नजरों से घूरने लगा था। प्रकाश चंद ने कहा, यह प्रिया है, एक नई केयर टेकर, अब से यही तुम्हारा ध्यान रखेगी। प्रकाश चंद ने आगे कहा, प्रिया, ये यश है मेरा बेटा, आज से तुम इसकी केयर टेकर बनकर अपनी ड्यूटी करोगी। मेरे ना होने पर तुम इसका अच्छे से ध्यान रखोगी। इस पर यश ने रूखे सुर में बोला, डैड, मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। आप प्लीज इसे अभी मेरे कमरे से बाहर ले जाइए। ये सुनकर प्रिया को एक पल के लिए ऐसा लगा मानो अभी ये नौकरी उसके हाथ से चली जाएगी, लेकिन प्रकाश चंद के कहने पर उसे कमरे से चुपचाप बाहर जाना पड़ा। प्रिया के बाहर जाते ही प्रकाश चंद ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। प्रिया को यह काफी अजीब लग रहा था, लेकिन तभी प्रिया को उन दोनों की बात करने की आवाज आ रही थी। प्रिया को कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा था, मगर उसने धीरे से दरवाजे पर कान लगाकर उन दोनों की बातें गौर से सुनने की कोशिश कर रही थी। यश ने आपत्ति जताते हुए कहा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है डैड, आप तुरंत प्रिया को यहां से भेज दीजिए। इस पर प्रकाश चंद ने कहा, पागल मत बनो, मैं बिजनेस के काम से हर वक्त बाहर रहता हूं और यहाँ के नौकर घर के काम में लगे रहते हैं। मैं तुम्हें इतनी गंभीर हालत में अकेले नहीं छोड़ सकता जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। मैं तुम्हें इन नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इस पर यश ने कहा, अगर आप ऐसे ही मुझे एक अनजान लड़की के भरोसे पर छोड़ देंगे तो मैं कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाऊंगा। आप समझते क्यों नहीं, वो मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकती। भूल गए रूपा के साथ क्या हुआ था? क्या आप वो गलती फिर से दोहराना चाहते हैं? प्रकाश चंद ने कहा, अरे कौन है वो जिसने तुम्हारी ये हालत कर दी, जो तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती? मैंने तो उसे आज तक तुम्हारे साथ नहीं देखा, तो तुम किस लड़की का जिक्र करते रहते हो जो वास्तव में दिखाई नहीं देती? यश ने कहा, आप नहीं समझेंगे मुझे डैड, आपको काम से फुर्सत मिले तभी तो मेरी तकलीफ समझ पाएंगे। प्रिया मेरी केयर टेकर बनकर यहां नहीं रहेगी, आप इसे यहां से तुरंत भेज दीजिए। प्रकाश चंद ने कहा, नहीं, अब से प्रिया यहीं रहेगी तुम्हारी केयर टेकर बनकर, और तुम उसके साथ तमीज से पेश आओगे, वरना मुझे मजबूरन ही तुम्हारे दिमागी हालत के लिए एक डॉक्टर से बात करना पड़ेगा।
अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो मेरे कहे अनुसार तुम्हें चलना होगा। प्रकाश चंद अपना फैसला सुनाते हुए कमरे का दरवाजा खोलने लगता है। प्रिया एकदम से दरवाजे से दूर हो जाती है, मगर वो प्रकाश और यश की सारी बातें सुन लेती है। इतने में प्रकाश चंद दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है और प्रिया से कहता है, मैं काम के सिलसिले में अक्सर शहर से दूर रहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे यश का अच्छे से ध्यान रखना, उसे वक्त पर दवाई देते रहना। साथ ही प्रकाश चंद ने एक पेपर का नोट प्रिया के हाथ में थमाते हुए कहा, इसमें दवाइयों के नाम हैं और इसमें यह भी लिखा है कि कौन सी दवाई कब और किस वक्त पर देनी है। और सबसे बड़ी बात जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं। प्रिया ने पूछा, कौन सी बात? प्रकाश चंद ने कहा, तुम्हें सिर्फ यश का ख्याल नहीं रखना है, तुम्हें उस पर हर वक्त नजर भी रखना होगा और फोन पर मुझे उसके बारे में बताते रहना होगा। प्रकाश की ये बात प्रिया को थोड़ा हैरान कर गया। प्रिया ने हैरान होते हुए पूछा, आप मुझे उस पर नजर रखने के लिए कह रहे हैं, लेकिन क्यों? प्रकाश चंद ने कहा, देखो, मैं जानता हूं ये तुम्हारे लिए बहुत अजीब है, पर मैं उसका पिता हूं और पिता होने के नाते अपने बेटे के लिए ओवर प्रोटेक्टिव रहना मेरा पूरा हक है। सुना है तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है, मैं तुम्हें इस काम के एक्स्ट्रा फीस दे सकता हूं, क्या तुम करोगी? प्रिया के मन में अब भी कई सवाल घूम रहे थे, मगर एक्स्ट्रा फीस का जिक्र सुनकर प्रिया हां कह देती है। मगर हां कहने के बाद प्रिया ने सवाल करते हुए पूछा, पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूं। प्रकाश चंद ने कहा, पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? प्रिया ने पूछा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप दोनों की बातें सुनी थी जिसमें रूपा का जिक्र हुआ था। मैं जानना चाहती हूं, रूपा के साथ ऐसा क्या हुआ था? क्या सच में उसकी मौत छत से गिरने के कारण हुई थी? इस पर प्रकाश चंद ने कहा, तुम शक कर रही हो? प्रिया ने कहा, नहीं तो, मैं तो बस रूपा की मौत का कारण जानना चाहती हूं। प्रकाश चंद ने कहा, तुम्हें पहले ही बता दिया गया था कि रूपा की मौत छत से गिरने के कारण हुई थी, इससे ज्यादा और क्या जानना है तुम्हें? प्रिया ने पूछा, तो फिर आपके बेटे यश ने ऐसा क्यों कहा कि भूल गए क्या हुआ था रूपा के साथ? आखिर ऐसा क्यों कहा उन्होंने, और मेरे यहां रहने से उन्हें क्यों आपत्ति है? प्रकाश चंद ने जवाब में कहा, दरअसल कई महीनों से मेरे बेटे की दिमागी हालत सही नहीं है। आजकल वो इस तरह की बातें करता रहता है, किसी लड़की के बारे में जिक्र करता रहता है, और उसकी इसी मानसिक स्थिति की वजह से उसके स्वास्थ्य पर गहरा असर हुआ है। ना वो चलने की हालत में रहा और ना कुछ करने के हालत में रहा। इसलिए मैं चाहता हूं तुम उस पर नजर रखो, कहीं वो कुछ कर ना बैठे। प्रकाश चंद की बातों को समझते हुए प्रिया इस काम के लिए पूरी तरह राजी हो गई। प्रकाश चंद ने आगे कहा, कल सुबह मैं काम के लिए निकल जाऊंगा, मेरे पीछे से तुम यश का हर एक चीज का ध्यान रखना और मुझे निराश मत करना। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े या मदद की जरूरत हो तो इन नौकरों से पूछ लेना। इस पर प्रिया ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाऊंगी। ये कहने के बाद प्रिया अपने पिता को फोन करके खबर कर देती है कि वो अपनी जगह पर पहुंच चुकी है। रात हो चुकी थी और रात के खाने के बाद यश की दवाई का वक्त भी हो चुका था। प्रिया हाथ में दवाई और पानी का गिलास लिए यश के कमरे में बढ़ने लगती है, लेकिन तभी मोहन ने उसे रोकते हुए कहा, रहने दीजिए, ये मुझे दे दीजिए, मैं यश साहब को दे दूंगा। इस पर प्रिया ने कहा, क्यों? मैं यश की केयर टेकर हूं। प्रकाश सर ने मुझे साफ कहा है उनकी दवाइयों का ख्याल रखने के लिए। उन्हें दवाई देने की ड्यूटी मुझे सौंपी गई है, तो मैं ही जाकर यश जी को दवाई दूंगी। मोहन ने कहा, देखिए, इस वक्त आपका उनके कमरे में जाना सही नहीं होगा, कल सुबह आप ही चले जाना उन्हें दवाई देने। प्रिया को अब मोहन की आंखों में एक अजीब सा डर दिखाई दे रहा था, लेकिन प्रिया ने भी जिद पर अड़ते हुए कहा, रहने दीजिए, मैं खुद उन्हें दवाई देने चली जाऊंगी। तभी मोहन ने थोड़ा घबराते हुए कहा, अरे आप समझ क्यों नहीं रही है कि इस वक्त उनके कमरे में जाना आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा? प्रिया ने सवाल में पूछा, क्या मतलब तुम्हारा? क्यों ठीक नहीं होगा? इस पर मोहन ने बड़े ही धीमी आवाज में बोला,
रात के समय यश साहब के कमरे में किसी भी लड़की का जाना सही नहीं है, क्योंकि हर रात उनके कमरे में वो उनके साथ मौजूद रहती है। इसीलिए मेरी बात मानिए और मुझे यह दवाई दे दीजिए। प्रिया ने हैरान होते हुए पूछा, क्यों? कौन है उनके कमरे में? और मैंने तो किसी को उनकी कमरे की तरफ बढ़ते हुए नहीं देखा, तो तुम किसकी बात कर रहे हो? इससे पहले मोहन प्रिया के सवाल का जवाब दे पाता, तभी प्रकाश चंद वहां आ पहुंचे और मोहन को एक डांट लगाते हुए कहा, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मेरे बेटे की मानसिक स्थिति बिगड़ गई। तुमने वादा किया था कि तुम कभी दोबारा इस तरह की फिजूल बातें नहीं करोगे। इस पर मोहन ने माफी मांगते हुए कहा, माफ कीजिए साहब, मैं तो बस उन्हें दवाई देने जा रहा था। प्रकाश चंद ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये प्रिया की ड्यूटी है और तुम इसे ड्यूटी करने से बिल्कुल नहीं रोकोगे। अगर दोबारा इस तरह की बातों से इसे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। प्रकाश की ये बात सुनकर मोहन चुप रह गया, मगर प्रिया को आंखों से कुछ इशारा करने लगा, जिसे प्रिया बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। प्रिया आगे बढ़ते हुए यश के कमरे की तरफ बढ़ने लगी थी, मगर सामने देखने पर कमरे का दरवाजा बंद दिख रहा था। प्रिया ने दरवाजे पर नोक करते हुए कहा, सुनिए, आपकी दवाई का वक्त हो चुका है, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। प्रिया ने फिर से दरवाजे पर नोक करके पूछा, मगर दूसरी बार भी नोक करने पर यश का कोई जवाब नहीं आया। पर अगले ही पल अचानक प्रिया को अंदर से एक लड़की की गहरी सांस लेने की आवाज सुनाई देने लगी। प्रिया ने थोड़ा चौंकते हुए दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश की, पर वो गहरी सांस लेने की आवाज अब और भी भारी और तेज होती जा रही थी, जिससे प्रिया घबरा गई। उस आवाज को सुनकर प्रिया का दिल अचानक से तेजी से धड़कने लगा था। प्रिया ने डरते हुए जैसे ही अपने कदम पीछे किए, तभी वो दरवाजा आवाज करते हुए अपने आप खुलने लगा। प्रिया ने घबराई हुई नजर से कमरे की तरफ देखा, मगर कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। अंदर जाने की प्रिया की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। पर तभी प्रकाश चंद ने पीछे से आते हुए कहा, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? अंदर जाओ और मेरे बेटे को दवाई दो। प्रिया ने डरी हुई आवाज में कहा, अंदर शायद कोई है। मुझे किसी की गहरी सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही थी। इस पर प्रकाश चंद ने कहा, लगता है तुम मोहन की बातों पर यकीन कर बैठी हो। अंदर मेरा बेटा यश है, उसके अलावा अंदर और कौन होगा? उसकी दवाई का समय हो गया है, क्यों तुम और देर कर रही हो? क्या यही तुम्हारा काम करने का तरीका है? प्रिया अपनी नौकरी के खातिर अंदर जाने लगती है और कमरे के अंदर बढ़ते ही वो लाइट ऑन कर देती है। लाइट के ऑन होते ही कमरे में रोशनी हो जाती है, मगर रोशनी होते ही यश अचानक से प्रिया पर भड़कते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इजाजत के बिना मेरे कमरे के अंदर बढ़ने की, वो भी इतनी रात में? जाओ यहां से। प्रिया ने सहमते हुए कहा, शांत हो जाइए, मैं तो बस आपको दवाई देने आई थी। ये कहते ही प्रिया ने जैसे ही यश के करीब आकर पानी का गिलास बढ़ाया, तभी यश ने प्रिया का हाथ बूढ़ी तरह पीछे की तरफ झटक दिया, जिससे पानी का गिलास जमीन पर गिरकर टूट गया। यश का ये व्यवहार देखकर प्रकाश आ पहुंचा और अपने बेटे को डांटते हुए कहा, यह क्या बदतमीजी है यश, माफी मांगो इससे। इस पर यश ने कहा, पहले आप इसे तुरंत इस कमरे से बाहर निकालिए और मुझसे दूर रखिए। भले ही यश गुस्से में बोल रहा था, मगर उसके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। प्रिया की नजर अचानक यश के गले पर गई, जहां खरोचने के गहरे निशान दिखाई दे रहे थे। इतने में प्रकाश ने अपने बेटे यश से दोबारा कहा, तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूं? माफी मांगो इससे। यश ने गुस्से भरी नजर से प्रिया की तरफ देखते हुए कहा, माफी तो इसे मांगनी चाहिए जो मेरे बिना परमिशन के कमरे में आ गई। प्रकाश ने कहा, वो अपनी ड्यूटी कर रही थी, माफी तुम्हें मांगनी चाहिए अपने इस बर्ताव के लिए। ये तुम्हारे कमरे से तब तक नहीं जाएगी जब तक तुम इससे माफी नहीं मांग लेते। अपने पिता की ये बात सुनकर यश का गुस्सा और बढ़ गया, मगर फिलहाल वो इस समय प्रिया को कमरे से बाहर कर देना चाहता था, इसलिए बड़े ही रूखे सुर में प्रिया को सॉरी बोल दिया। यश के माफी मांगने के बाद प्रकाश ने प्रिया को कमरे से बाहर भेज दिया और जाते वक्त अपने बेटे से कहा,
अगर दोबारा तुमने प्रिया के साथ इस तरह का व्यवहार किया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। इतना बोलकर प्रकाश भी कमरे से बाहर चला गया। प्रकाश के जाते ही कमरे में अचानक एक अजीब सी ठंडक छा गई। थोड़ी ही देर बाद मोहन यश के कमरे में आया। जमीन पर बिखरे कांच को मोहन जैसे ही उठाने लगा, तभी यश ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, क्या कर रहे हो तुम? मोहन ने जवाब दिया, जी, जमीन पर कांच के टुकड़े बिखरे पड़े हैं, इन्हें साफ करने आया हूं। इस पर यश ने डरी हुई आवाज में कहा, रहने दो, मत करो अभी, और जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो। मोहन ने कहा, प्रकाश साहब ने इसे साफ करने के लिए कहा है, मैं इसे बिना साफ किए नहीं जा सकता। ये कहते ही मोहन जमीन पर पड़े कांच को उठाने के लिए नीचे झुक गया, मगर जैसे ही मोहन नीचे झुका, उसे बिस्तर के नीचे से कुछ दिखाई दे गया। बिस्तर के नीचे गहरा अंधेरा था और उसी गहरे अंधेरे के बीच मोहन को दो भयानक चमकती हुई आंखें दिखाई देने लगीं और उन आंखों के साथ एक बड़ी ही डरावनी मुस्कान भी दिखाई दे रही थी। यह देखकर मोहन खौफ से जमीन पर एक जगह जमकर बैठ गया और तभी अचानक बिस्तर के नीचे से दो लंबे सफेद हाथ अंधेरे से बाहर निकलते हुए मोहन को दिखाई देने लगे थे, जो सीधे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। यह देखकर मोहन खौफ के मारे वहीं जम गया। मोहन के चेहरे पर खौफ देखते हुए यश ने कहा, मैंने मना किया था ना यहां आने के लिए। मगर तभी अगले पल प्रिया वहां आ पहुंचती है। मोहन को इस तरह जमीन पर बैठा हुआ देखकर प्रिया ने कहा, प्रकाश सर पूछ रहे हैं, साफ हो गया? लेकिन मोहन को जैसे सुध बुध ही नहीं थी। वो तो बस खौफ भरी नजर से बिस्तर के नीचे देखे जा रहा था। तभी प्रिया ने मोहन को झकझोरते हुए कहा, अरे मोहन, कुछ तो जवाब दो। और यह क्या है? अभी तक तुमने कोई कांच नहीं उठाया? प्रिया के इतना बोलते ही मोहन होश में आ गया और बिखरे पड़े कांच को तुरंत उठाने लगा। मोहन को इस तरह हड़बड़ाते हुए देखकर प्रिया ने कहा, अरे ध्यान से, वरना कांच चुभ जाएगा। मगर मोहन अब एक पल भी कमरे में ठहरना नहीं चाहता था। वो तुरंत सारे कांच उठाकर दौड़ता हुआ कमरे से बाहर चला गया। मगर अगले पल यश ने प्रिया से कहा, तुम भी चली जाओ यहां से। प्रिया ने जब यश की तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सा डर दिखाई दे रहा था, पर प्रिया बिना कुछ बोले ही चुपचाप कमरे से बाहर चली गई और कमरे से बाहर जाते ही दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया। इस नए शहर में और नए घर में प्रिया की पहली रात गुजरने वाली थी। प्रकाश चंद उसे सोने के लिए एक कमरा दे देता है, जो ठीक यश के कमरे के पास होता है, ताकि बीच रात में अगर कोई हलचल हो या यश को मदद की जरूरत पड़े तो प्रिया को तुरंत खबर हो जाए। साथ ही नजर रखने में भी प्रिया के लिए थोड़ी आसानी होगी। कुछ ही घंटे में प्रिया को नींद आ जाती है। गहरी नींद में सोने के बाद प्रिया के कानों में अचानक एक औरत की आवाज आती है, जो उससे भारी आवाज में कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई यश के कमरे में आने की? चली जा इस घर से। इतना सुनते ही प्रिया अपनी आंखें खोल लेती है, मगर आंखें खोलने पर उसे कमरे में कोई आसपास नहीं दिखता। प्रिया ने सोचा, ये कैसी आवाज थी? क्या जो अभी मैंने सुना वो मेरा भ्रम था या कुछ और? प्रिया ये सब सोच ही रही थी कि तभी कमरे के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। जब प्रिया ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने कोई मौजूद नहीं था। तभी प्रिया को अचानक पायल की छनकने की आवाज सुनाई देने लगी। उस आवाज को सुनते हुए प्रिया जैसे ही कमरे से बाहर आई तो उसे एक लंबे बाल वाली औरत दिखाई दी, जो धीरे धीरे यश के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। प्रिया ने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 3 बज रहे थे। प्रिया ने सोचा, यह कौन है और यह इतनी रात को यश के कमरे में क्यों जा रही है? क्या मुझे प्रकाश सर को इस बारे में सूचित करना चाहिए? प्रिया यह सब सोच ही रही थी कि तभी वो औरत यश के कमरे के दरवाजे के पास पहुंच गई थी। प्रिया ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, रुको, तुम कौन हो और इतनी रात को तुम घर के अंदर कैसे आ गई? मगर वो लंबे बाल वाली औरत बिना जवाब दिए कमरे का दरवाजा खोलने लगी। प्रिया ने अपने कदम उस औरत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैंने कहा वहीं रुको, वरना मैं प्रकाश सर को तुम्हारे बारे में बता दूंगी। मगर वो औरत बिना कुछ कहे ही यश के कमरे के अंदर चली गई। अंदर जाते ही प्रिया भी तुरंत यश के कमरे के अंदर चली गई, लेकिन अंदर जाकर प्रिया को अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
प्रिया ने तुरंत लाइट ऑन करके कमरे के चारों ओर देखा, मगर आसपास नजर दौड़ाने पर भी प्रिया को कमरे में वो लंबे बाल वाली औरत कहीं नजर नहीं आ रही थी। कमरे में यश के अलावा वहां और कोई मौजूद नजर नहीं आ रहा था। प्रिया हैरान होकर सोचने लगी, अभी अभी तो मेरी आंखों के सामने वो दरवाजा खोलकर अंदर गई थी, तो अचानक कहां चली गई। प्रिया इसी सोच में पड़ गई। तभी रोशनी की वजह से यश की नींद खुल गई। यश ने कहा, तुम फिर आ गई? अरे तुम्हारी दिक्कत क्या है? जितनी बार यहां आने के लिए मना करूं उतनी बार तुम आ जाती हो। बोला था मैंने तुम्हें कि रात के समय मुझे कमरे में अकेला छोड़ दिया करो। इस पर प्रिया ने कहा, मैंने अभी अभी किसी औरत को आपके कमरे की तरफ बढ़ते हुए देखा था, मगर अब वो मुझे यहां नजर नहीं आ रही है। इस पर यश ने कहा, इस घर में तुम्हारी यह पहली रात है। आगे आगे तुम्हें बहुत कुछ दिखाई देगा जिसे तुम शब्दों में बयान नहीं कर पाओगी। यश की यह अजीब बात सुनकर प्रिया ने पूछा, क्यों? क्या अजीब दिखेगा? यश ने कहा, वक्त रहते तुम अपने आप समझ जाओगी, पर अभी के लिए तुम यहां से चली जाओ। इतना कहते ही यश फिर से सोने लगा। प्रिया वापस कमरे में सोने के लिए आ जाती है, लेकिन वो लाख सोने की कोशिश करती है, पर नींद अब उसकी आंखों से दूर हो चुकी थी, क्योंकि प्रिया को एक ही बात सताई जा रही थी कि आखिर वो लंबे बाल वाली औरत इस घर में आई कैसे। प्रिया ने सोचा, घर का मुख्य दरवाजा तो बंद था, खिड़कियों के दरवाजे भी बंद थे, तो आखिर वो औरत अचानक घर के अंदर घुसी कैसे? और सबसे बड़ा सवाल, यश के कमरे में जाते ही वो अचानक गायब कैसे हो गई? क्या सच में कोई औरत मुझे देखी थी या वो मेरा भ्रम था? बस यही सवाल प्रिया को पूरी रात परेशान कर रहे थे, लेकिन दिमाग पर जोर न डालते हुए प्रिया ने इस बारे में सोचना बंद कर दिया और वो फिर से सोने की कोशिश करने लगी। अगली सुबह प्रिया फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकलती है। गीता किचन में सुबह की चाय और नाश्ते की तैयारी कर रही थी। इतने में प्रिया किचन में आकर बोलती है, जब नाश्ता तैयार हो जाए तो मुझे बता देना, तब तक मैं यश जी को चाय देकर आती हूँ। लेकिन गीता चेहरे से काफी परेशान दिख रही थी। वो इस वक्त प्रिया की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। प्रिया ने गौर करते हुए पूछा, तुम परेशान सी क्यों दिख रही हो? सब ठीक है ना? फिर प्रिया ने इधर उधर नजर दौड़ाते हुए पूछा, और यह मोहन कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मोहन का नाम सुनते ही गीता ने कहा, इस मोहन की वजह से आज सारा काम मुझे खुद अकेले करना पड़ रहा है। प्रिया ने कहा, क्यों? आज वो तुम्हारे काम में हाथ नहीं बटा पा रहा? ऐसा क्या हो गया? इस पर गीता ने कहा, बुखार हुआ है उसे। कल रात से वो इतना घबराया हुआ और सहमा सा लग रहा था। मैंने पूछा भी उससे, क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों दिख रहे हो? तो वो कांपती हुई आवाज में कुछ बड़बड़ाने लगा। मैं समझ ही नहीं पाई कि क्या कहना चाह रहा है, पर हां, वो बार बार बिस्तर के नीचे कुछ इशारा कर रहा था, जैसे उसने कुछ भयानक चीज देख ली हो। तब से इतना डरा सहमा सा हुआ है, और अब तो उसने बुखार भी चढ़ा लिया और सारा काम मुझे अकेले करना पड़ रहा है। गीता की बात सुनकर प्रिया ने भी गौर किया कि कल रात किस तरह मोहन हड़बड़ाहट में एक एक कांच के टुकड़े को उठा रहा था और किस तरह वो डरते हुए कमरे से बाहर गया था। इतने में गीता ने प्रिया के हाथ में चाय का कप पकड़ाते हुए कहा, यह रही यश साहब की चाय, तुम चाय देकर आओ, मैं नाश्ता तैयार करती हूं। प्रिया चाय का कप लिए यश के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। प्रिया जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर बढ़ती है, वो सामने देखती है कि यश व्हील चेयर पर बैठने की कोशिश कर रहा था, जो उससे हो नहीं पा रहा था। चाय का कप रखकर प्रिया जैसे ही यश को सहारा देने के लिए आगे बढ़ती है, तभी यश उसे हाथ से इशारा करते हुए वहीं रोक देता है। यश अपनी कोशिश जारी रखते हुए व्हील चेयर पर बैठने की कोशिश करता रहा, मगर कोशिश करने पर भी वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। तभी प्रिया को सामने देखकर यश ने कहा, तुम अभी तक गई नहीं यहां से? जाओ, मैं अपना काम खुद कर लूंगा। इस पर प्रिया ने कहा, जब तक आप व्हील चेयर पर ठीक तरह से बैठ नहीं जाते, मैं यहां से नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर जरा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो आपको चोट लग सकती है, इसलिए मैं यहीं खड़ी रहूंगी, आप कोशिश करिए। इतना बोलकर प्रिया अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है।
ताकि प्रिया के देखने से यश अपना आत्मविश्वास न खो दे। यश अभी भी जोर लगाकर व्हीलचेयर पर बैठने की कोशिश कर रहा था, मगर अचानक यश का बैलेंस बिगड़ गया और चोट खाकर जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर प्रिया तुरंत यश को सहारा देने आ जाती है। प्रिया जैसे ही यश के करीब आती है, तभी यश अचानक प्रिया को धक्का देते हुए कहता है, दूर हटो मुझसे, कहा था ना मुझे छूना मत, बात समझ में नहीं आती क्या? तुम जैसे छोटे लोगों के मैं पास भी नहीं भटकता। यश की कठोरता देखकर प्रिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। इतने में यश दोबारा से हिम्मत करके व्हील चेयर पर बैठ जाता है। प्रिया वहां से उठकर अपने आंसू पोंछते हुए कमरे से बाहर चली गई। प्रिया चाहती तो यश के बर्ताव का करारा जवाब दे सकती थी, लेकिन वो नौकरी के खातिर वो कुछ कह नहीं पाई। जिस तरह यश शरीर से लाचार था, वैसे ही प्रिया भी अपने हालात से लाचार थी। इतने में गीता प्रिया के पास आकर बोलती है, बड़े साहब भी उठ गए हैं, आज उन्हें जल्दी जाना है, क्या तुम नाश्ता तैयार करने में मेरी मदद करोगी? प्रिया ने अपने आंसू छुपाते हुए कहा, हाँ चलो मैं मदद करा देती हूं। मगर गीता ने प्रिया का चेहरा पढ़ते हुए कहा, तुम रो रही हो? प्रिया ने कहा, अरे नहीं तो। गीता ने कहा, झूठ मत बोलो, मैं आसानी से चेहरा पढ़ लेती हूं, बताओ क्या बात है? यश साहब ने तुम्हें फिर से कुछ कहा? प्रिया ने कहा, हाँ, वो मेरे साथ बहुत बुरी तरह पेश आते हैं। जरा सा भी उनके नजदीक जाती हूं तो बुरी तरह मुझ पर झल्ला पड़ते हैं, जैसे पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया हो। छोटी जात की हूं, इसका मतलब यह नहीं कि वो मेरे साथ इस तरह पेश आएंगे। मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रही हूं। इस पर गीता ने कहा, खुद को कभी दोबारा छोटा मत समझना और न कभी यह समझना कि यश साहब तुम्हें छोटा महसूस कराना चाहते हैं। वो तो बहुत ही अच्छे विचार के इंसान हैं। इस पर प्रिया ने बोला, तो फिर मेरे साथ वो इस तरह क्यों पेश आते हैं? गीता ने कहा, सच कहूं तो वो यह सब जानबूझकर करते हैं ताकि वो तुम्हें खुद से दूर रख सकें। वो तुम्हारी फिक्र करते हैं, वो नहीं चाहते जो रूपा के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो, इसलिए वो ऐसा करते हैं। इस पर प्रिया ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा, किस बात की फिक्र? रूपा तो छत से गिरने के कारण मर गई थी, जरूरी नहीं यह मेरे साथ भी हो, वो तो बस एक हादसा था। गीता ने कहा, झूठ है यह, रूपा की मौत छत से गिरने की वजह से नहीं हुई थी। यह झूठ तुमसे किसने कहा? प्रिया ने जवाब में कहा, प्रकाश सर ने बताया। क्या वो झूठ बोल रहे थे? प्रकाश यानी बड़े साहब का नाम सुनकर गीता अचानक चुप रह गई और डरते हुए अपनी नजरें नीचे कर ली। प्रिया ने पूछा, चुप क्यों हो गई? जवाब दो, रूपा के साथ क्या हुआ था? तभी गीता ने अपनी बात से पलटते हुए कहा, वही हुआ था जो बड़े साहब ने तुम्हें बताया था। प्रिया ने पूछा, पर तुमने अभी अभी तो कहा था कि रूपा की मौत छत से गिरने के कारण नहीं हुई थी। इस पर गीता ने बात को टालते हुए कहा, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा था। अच्छा छोड़ो ये सब, मुझे अभी बहुत काम है, बड़े साहब नाश्ते के लिए आते ही होंगे। इतना बोलकर गीता वहां से चली गई, मगर प्रिया के मन में कई सवाल छोड़ गई। थोड़ी देर बाद प्रकाश तैयार होकर काम के लिए निकलने लगता है, लेकिन प्रिया के चेहरे पर उदासी देखकर प्रकाश ने पूछा, लगता है आज सुबह फिर से यश ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है। इस पर प्रिया ने कहा, मुझे तो कमरे के अंदर बढ़ने तक नहीं देते, पता नहीं मैं अपना काम कैसे कर पाऊंगी। इस पर प्रकाश ने पूछा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि यह काम अब तुमसे नहीं होगा? प्रिया ने कहा, मैं यह काम करना चाहती हूं, लेकिन आपका बेटा यश, वो तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। आप ही बताइए, मैं कैसे अपना काम करूं? प्रकाश ने समझाते हुए कहा, अक्सर शुरुआत में कोई भी काम आसान नहीं होता। देखो, अगर मैं अभी यश को डांट कर समझाने की कोशिश भी करूंगा तो वो नहीं समझेगा। हो सकता है मेरे जाने के बाद वो तुम्हें परेशान करे, लेकिन इसका हल और तरीका सिर्फ तुम्हें ही निकालना होगा। अगर यश जिद्दी है तो तुम भी जिद पर अड़ जाओ। तुम बिना कोशिश किए कैसे हार मान सकती हो? प्रकाश की यह बात सुनकर प्रिया एक बार फिर अपना मन इस काम के लिए मना लेती है और प्रकाश की बातों से सहमत हो जाती है। मगर एक सवाल वो प्रकाश से पूछना चाह रही थी, मगर चाहकर भी वो पूछ नहीं पा रही थी। ये सवाल रूपा की मौत के बारे में था।
मगर वो जान गई थी कि पूछने पर भी उसे सच जानने को नहीं मिलेगा। ऐसे में वो सिर्फ अपनी ड्यूटी पर ध्यान देना चाहती थी। प्रकाश ने प्रिया को अपना फोन नंबर देते हुए कहा, ये रहा मेरा नंबर, मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं, तब तक मुझे रोज यश की हालत के बारे में फोन पर बताते रहना। प्रिया ने अपने मोबाइल में प्रकाश का नंबर सेव कर लिया। प्रकाश अब काम के लिए निकल जाता है। दिन के समय भरी दोपहर में गीता हाथ में एक कटोरी लेकर प्रिया के पास जाती है। वो कटोरी प्रिया के हाथ में थमाते हुए कहती है, सुनो, यह तेल मालिश है। रोज दिन के समय मोहन यश के पैरों की मालिश करने जाता है, लेकिन खराब तबीयत की वजह से आज उसे आराम करना पड़ रहा है। तो आज तुम यश के पैरों की मालिश कर दो, मुझे और भी काम है, वरना मैं कर देती। इस पर प्रिया ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर वो मुझसे ना करवाना चाहे तो मेरी जगह तुम यह काम कर देना। इस पर गीता ने कहा, अरे आजकल तो वो मुझे भी कमरे के अंदर आने नहीं देते। जब भी उनके कमरे में जाती हूं, हर बार डरे सहमे से नजर आते हैं और मुझे जाने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें जैसे तैसे शांत कर देती हूं। तुम भी सीख जाओगी। इस पर प्रिया ने पूछा, वो किसी भी लड़की या किसी भी औरत को अपने कमरे में आने नहीं देते क्या? क्या वो शुरू से ऐसे ही हैं? गीता ने जवाब में कहा, नहीं, वो बिल्कुल ऐसे नहीं थे, लेकिन कुछ सालों से वो अब ऐसे हो चुके हैं, क्योंकि इन कुछ ही सालों में बहुत कुछ बदल गया है। हर रात उनके कमरे से अजीब आवाजें आती रहती थीं, कभी कभी बहुत अजीब बर्ताव करने लग जाते थे। प्रिया ने पूछा, किस तरह की आवाजें? गीता ने अचानक बात को टालते हुए कहा, अरे वो बस तबीयत बिगड़ने की वजह से आवाज देते रहते थे। प्रिया ने पूछा, तुमने कभी प्रकाश सर को इन सब के बारे में बताया? गीता ने कहा, हाँ, बताया तो था, पर वो इससे दिमागी बीमारी समझ बैठे थे। डॉक्टर को भी दिखाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ और धीरे धीरे उनकी तबीयत भी बिगड़ती गई। उनका चलना फिरना सब मुश्किल हो गया था। प्रिया गीता की बात को गौर से सुन रही थी, मगर अगले पल गीता ने कहा, अच्छा, थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, अभी बहुत काम पड़ा है। इतना बोलकर गीता अपने काम में लग गई। प्रिया भी यश के कमरे की तरफ जाते ही अंदर बढ़ गई। प्रिया को कमरे के अंदर बढ़ते हुए देखकर यश ने कहा, मैं इस वक्त आराम कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आना। प्रिया ने कहा, आपके पैरों की मालिश का वक्त हो गया है, इसलिए यहाँ आई हूँ। यश ने कहा, तो तुम्हारी जगह मोहन को आना चाहिए। प्रिया ने कहा, आज मोहन की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज के दिन मैं आपके पैरों की मालिश करूंगी। मोहन की खराब तबीयत के बारे में सुनकर अचानक यश के चेहरे पर डर का भाव आ गया। यश ने घबराते हुए कहा, यह उसी का काम होगा, इस कमरे में वो मेरे अलावा और किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्रिया हैरान होकर यश की बात सुन रही थी। प्रिया ने पूछा, आप किसकी बात कर रहे हैं? यश ने डरी हुई आवाज में कहा, वही जो इस वक्त इस कमरे में मौजूद है। प्रिया ने इधर उधर देखते हुए कहा, कौन मौजूद है यहाँ? मुझे तो यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। किसकी बात कर रहे हैं आप? ऐसा कौन है जिससे आप इतना डर रहे हैं? प्रिया बात को संभालने की कोशिश कर रही थी और साथ ही यश को भी समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यश इस वक्त काफी घबराया हुआ था। वो घबराई हुई नजर से बस प्रिया के पीछे ही देखे जा रहा था। यश की आंखों में इस तरह का डर देखकर प्रिया भी हैरान रह गई थी। यश के देखने पर प्रिया बार बार पीछे पलटकर देखने लगी। डर से अब यश की सांसें ऊपर नीचे होती जा रही थीं। प्रिया ने उसे शांत कराते हुए कहा, शांत हो जाइए, क्या हुआ है आपको? यश ने प्रिया के पीछे हाथ से इशारा करते हुए कहा, वो तुम्हारे पीछे खड़ी है, तुम्हें यहां से जाने के लिए कह रही है, जाओ यहां से। प्रिया दोबारा से पीछे पलटकर देखने लगी। प्रिया ने कहा, कोई नहीं है मेरे पीछे, क्या हुआ है आपको? घबराहट के मारे यश की तबीयत अब और भी बिगड़ती जा रही थी। प्रिया ने तुरंत गीता को आवाज देते हुए पुकारा, गीता, जल्दी आओ यहाँ। यश जी की तबीयत ठीक नहीं है। मगर अगले पल कुछ ऐसा हुआ जिससे प्रिया को इसकी बिल्कुल भी खबर नहीं थी। अचानक प्रिया को अपनी कलाई पर एक ठंडी पकड़ का एहसास होता है। जब प्रिया ने गौर किया तो उसने देखा कि यह पकड़ यश की थी। यश का पूरा बदन एक पल में बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया था। यश की मजबूत पकड़ से प्रिया का हाथ अब दर्द करने लगा था। प्रिया ने अपना हाथ खींचते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़िए, यह क्या हो गया है आपको?
आप यह सब मुझे इस कमरे से बाहर भेजने के लिए कर रहे हैं ना? छोड़िए मेरा हाथ। मगर अगले पल अचानक यश प्रिया के सामने अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। यह देखते ही प्रिया एकदम हैरान रह गई। जो यश चलने की हालत में नहीं था, आज वो अपने पैरों पर खड़ा था। पर तभी प्रिया ने देखा कि यश के चेहरे का रंग धीरे धीरे नीला पड़ता जा रहा था और उसकी आंखों की पुतलियां धीरे धीरे गायब होती जा रही थीं। यश का यह रूप देखकर प्रिया अंदर तक सहम गई। प्रिया ने कांपती हुई आवाज में पूछा, यश, ये क्या हो गया है आपके चेहरे को? तभी यश ने एक औरत की भारी आवाज में प्रिया से कहा, दूर हट यश से, वरना तेरा गला काट दूंगी। यह सुनकर प्रिया डर के मारे चीख पड़ी, मगर तभी यश ने प्रिया का गला मजबूती से दबोच लिया, जिससे प्रिया की चीख बंद हो गई। यश का चेहरा अब काफी डरावना हो चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। उसका चेहरा बिल्कुल नीला पड़ चुका था। यश ने भयानक आवाज में गुर्राते हुए प्रिया का गला मजबूती से दबोच के रखा था। धीरे धीरे प्रिया की आंखें अब बंद होने जा रही थीं, मगर तभी गीता वहां आ पहुंची और यश के माथे पर हाथ रखते हुए भगवान के मंत्रों का जाप करने लगी। कुछ ही देर में उन मंत्रों के जाप से यश की पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। एक हाथ से गीता ने प्रिया को पीछे की तरफ खींचते हुए यश की पकड़ से छुड़ा लिया और अचानक एक भयानक चीख के साथ यश बेहोश होकर गिर गया। यश के बेहोश होते ही गीता ने प्रिया को सहारा देते हुए उठाया और उसे तुरंत कमरे से बाहर ले गई। प्रिया कमरे से जिंदा बाहर तो आ चुकी थी, मगर यह सब देखकर प्रिया अंदर तक कांप उठी थी। प्रिया ने हैरान होते हुए पूछा, यह सब क्या था गीता? मुझे नहीं लगता यश को कोई आम बीमारी है। अचानक उनके शरीर में इतनी ताकत कहां से आ गई कि वो अपने पैरों पर खड़े हो गए थे, चाहे कुछ पल के लिए ही सही, पर अचानक उनके पैरों में इतनी जान कहां से आ गई? क्या यह हैरान कर देने वाली बात नहीं है? तुमने देखा ना, उनके चेहरे का रंग बिल्कुल नीला पड़ गया था। प्रिया की बात सुनकर गीता उसे शांत कराने लगी थी, लेकिन प्रिया अब शांति से काम नहीं ले सकती थी, क्योंकि इस बार उसकी जान पर बन आई थी। तो ऐसे में प्रिया बिल्कुल भी शांत नहीं रह सकती थी। अब वो सच जानना चाहती थी। प्रिया ने पूछा, यहां कुछ तो अजीब है, और यह सब देख लेने के बाद अब मुझे पूरा यकीन हो चला है कि यहां कुछ तो बहुत अजीब है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। गीता ने कहा, कुछ अजीब नहीं बल्कि एक लड़की का शैतानी साया है जो 2 साल से यश साहब के आसपास हर वक्त मंडराती रहती है। किसी को भी यश साहब के करीब आने नहीं देती और ना यश साहब को खुद से दूर जाने देती है। हर रात यश के कमरे में वो अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है। उस शैतानी साये ने यश साहब के दिलो दिमाग और शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर रखा है, इसलिए उनकी यह हालत हो गई है। जब कोई लड़की यश साहब के कमरे में जाती है तो वो डायन उसकी जान के पीछे पड़ जाती है। इन्हीं कारणों से यश साहब तुम्हें कमरे में आने नहीं देते। वो नहीं चाहते जो रूपा के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ हो। प्रिया ने सवाल करते हुए पूछा, क्या हुआ था रूपा के साथ? मैं अब सच जानना चाहती हूं, गीता ने बताते हुए कहा। तुमसे पहले रूपा यश साहब की केयरटेकर थी। वो 8 महीने से ईमानदारी से यश साहब की देखरेख करती थी। उनका ख्याल रखने के साथ साथ वो यश साहब से बातें भी किया करती थी। धीरे धीरे वो केयरटेकर से घर की सदस्य बन गई। उसके होने या ना होने से बहुत फर्क पड़ने लगा था, मगर हर रात यश साहब के कमरे से अजीब आवाजें रूपा को सुनाई दिया करती थीं। धीरे धीरे रूपा को भी कुछ अजीब लगने लगा था। रूपा ने जब यश से इस बारे में पूछा तो यश साहब ने एक लड़की का जिक्र करते हुए कहा, वो देखने में बहुत भयानक है। हर रात वो मेरे सीने पर बैठ जाती है और अपना डरावना चेहरा मेरे चेहरे के नजदीक ले आती है। उसके लंबे बाल मेरे चेहरे पर गिरते हैं। वो जैसे ही मेरे सीने पर बैठती है मेरे शरीर में ताकत खत्म हो जाती है। उसका वजन इतना भारी लगता है कि मेरा दम निकलने लगता है। यश साहब की ये बातें सुन लेने के बाद रूपा बड़े साहब यानी प्रकाश साहब को खबर कर देती है, लेकिन बड़े साहब इन सब चीजों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते थे। ना उन्होंने अपने बेटे की बातों पर यकीन किया और ना रूपा के समझाने पर समझे। बड़े साहब ने कई डॉक्टर से इलाज कराया, मगर कुछ भी यश पर असर नहीं कर रहा था। लेकिन एक बार रूपा के मन में भी यह बात आ गई थी कि यश साहब
कि कहीं सच में यश साहब के दिमाग में यह सब तो नहीं चल रहा। रूपा सच जानने के लिए एक रात यश के कमरे में पहरा लगाने लगी और वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। गीता इतना बोलकर चुप हो गई जैसे कोई डरावना पल उसे याद आ गया हो। गीता की बात को ध्यान से सुनते हुए प्रिया ने कहा, क्या हुआ गीता, तुम चुप क्यों हो गई? बताओ उस रात रूपा के साथ क्या हुआ था। गीता ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए प्रिया को बताना शुरू किया। उस रात 12 बजे रूपा जब यश के कमरे में अपना पहरा लगा रही थी तब उसे कोई अजीब आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी। एक बार तो उसने दरवाजा हल्का सा खोलकर देखा तो यश आराम से बिस्तर पर सोया हुआ था। रूपा को उस वक्त ऐसा लगने लगा कि शायद ये सब यश के दिमाग में हो। इतना सोचकर रूपा भी सोने की तैयारी करने लगी, लेकिन रात के 2 बजे के बाद रूपा की नींद एक अजीब आवाज से टूट गई। वो आवाज सीधे यश के कमरे से आ रही थी। रूपा धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए यश के कमरे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास जा पहुंची, अचानक एक तेज हवा से कमरे का दरवाजा रूपा की आंखों के सामने अपने आप खुल गया। रूपा डर से एक कदम पीछे हो गई, लेकिन जब उसने सामने देखा तो उसकी आंखें खौफ से भर गईं। अंदर काफी अंधेरा था, मगर हल्की रोशनी में रूपा को एक लड़की यश के सीने पर बैठी हुई नजर आई। यह देखकर रूपा खौफ के मारे वहीं जम गई। उस लड़की के बाल कमर तक लंबे दिख रहे थे। वो रूपा की तरफ पीठ करके यश के सीने पर बैठी हुई थी और वो सीने पर बैठकर बड़ी ही डरावनी आवाज में गहरी सांस ले रही थी। यह सब कुछ देख लेने के बाद रूपा ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम और यश के ऊपर क्यों बैठी हो? क्यों उसे परेशान करती रहती हो? अपना चेहरा दिखाओ। रूपा के इतना बोलते ही वो लड़की अचानक अपनी मुंडी पीछे की तरफ घुमाते हुए रूपा की तरफ अपना चेहरा कर लेती है। यह देखकर रूपा खौफ से कांप उठती है और साथ ही रूपा को उसका भयानक चेहरा दिख जाता है। लेकिन तभी वो लड़की अपने लंबे हाथों से अपनी मुंडी पकड़कर शरीर से उखाड़कर अलग कर देती है। ये खौफनाक मंजर देखकर रूपा डर के मारे थर थर कांपने लगती है। वो चिल्लाते हुए प्रकाश चंद के कमरे की तरफ दौड़ती है। रूपा की चीख सुनकर मोहन, गीता और प्रकाश सभी उठ जाते हैं। प्रकाश चंद ने जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोला तो सामने रूपा की हालत डर से खराब हो चुकी थी। वो कांपती हुई आवाज में कह रही थी, यश के कमरे में कोई है वहां। यश झूठ नहीं बोल रहा था। आप एक बार जाकर देखिए, आपको नहीं पता मैंने अभी क्या देखा। रूपा की बात पर यकीन करके प्रकाश चंद दौड़ता हुआ यश के कमरे में जाता है, लेकिन कमरे में जाते ही प्रकाश देखता है कि यश आराम से बिस्तर पर सोया हुआ था। इतने में मोहन और गीता भी वहां आ पहुंचते हैं। प्रकाश चंद ने रूपा को डांटते हुए कहा, मुझे तो इस कमरे में यश के अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा और तुमने खामखा ही हम सबको डरा दिया। एक तो पहले से मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं रहती, ऊपर से तुम ये सब कर रही हो। प्रकाश की ऊंची आवाज सुनकर यश भी नींद से जाग उठा। रूपा सभी को एक एक करके सारी बात बताती रही कि उसने अभी क्या देखा था, मगर प्रकाश उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा था। मोहन और गीता भी यकीन नहीं कर रहे थे, क्योंकि सामने ऐसा कुछ नहीं था जैसा रूपा शब्दों में बयान कर रही थी। मगर यश ने उसे चुप कराते हुए कहा, रहने दो रूपा, जैसे मेरी बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया, वैसे तुम्हारी बातों पर भी कोई यकीन नहीं करेगा। मैं अकेला ही इन सब से जूझता रहूंगा। शायद अब यही मेरी किस्मत है। ऐसे ही पूरी रात बीत गई, मगर अगले ही दिन कुछ ऐसा देखने को मिला जिससे सबके होश उड़ गए थे। सुबह हो चुकी थी, सभी नींद से उठकर अपने काम में लग गए थे, मगर किसी को भी रूपा कमरे से बाहर आती हुई नजर नहीं आई थी। मोहन और गीता जैसे ही रूपा को देखने के लिए अंदर गए तो दोनों ही डर के मारे चीख पड़े। प्रकाश उन दोनों की चीख सुनकर रूपा के कमरे में गया और जो उसने देखा उससे प्रकाश अंदर तक हिल गया था। रूपा की लाश अजीब तरीके से दीवार पर चिपकी हुई मिली थी और उसका सिर पीठ की तरफ घुमा हुआ था। सभी देखकर डर से हैरान रह गए थे। इतने में यश व्हील चेयर के सहारे रूपा को देखने आया, मगर जब उसने यह भयानक मंजर देखा तो यश अंदर तक पूरी तरह टूट चुका था। तब से लेकर आज तक इन सब के लिए वो खुद को ही कोसता रहा।
आज भी किसी भी औरत या लड़की को रात के समय में कमरे के अंदर आने नहीं देता। रूपा की मौत भले ही बहुत ही रहस्यमय थी, मगर कहीं ना कहीं मोहन और गीता में अब एक अजीब सा डर बैठ गया था। प्रकाश चंद भी काफी हैरान रह गया था, लेकिन यह बात बाहर ना जाए या रूपा के परिवार तक ना पहुंचे, इसलिए प्रकाश चंद ने इसे एक आम हादसे की तरह बना दिया। सबसे यही कहा कि रूपा किसी काम से छत पर गई थी और फिसलने की वजह से वो छत से गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। प्रकाश चंद ने यह मामला तो पैसों से दबा लिया था, यहां तक कि रूपा के परिवार वालों को रूपा की लाश को देखने भी नहीं दिया था, ताकि बाद में उनके मन में किसी भी तरह का शक या सवाल खड़ा ना हो जाए। कुछ इसी ही तरह इस मामले को दबा दिया गया था, मगर रूपा की मौत के बाद कोई भी केयर टेकर बनकर इस घर में आना नहीं चाहता था। प्रकाश चंद नए केयर टेकर की तलाश कर रहा था और फिर आखिरकार प्रकाश को प्रिया मिल गई, जिसे पैसों की सख्त जरूरत थी। गीता के मुंह से पूरी बात जानने के बाद प्रिया अपने फैसले पर पछता रही थी। इतना सब जान लेने के बाद वो यह काम अभी के अभी छोड़ना चाहती थी। प्रिया के चेहरे पर नाराजगी देखकर गीता ने कहा, मैं जानती हूं तुम मुझसे बहुत नाराज हो, क्योंकि तुम्हारे पूछने पर भी मैंने तुम्हें सच नहीं बताया था। पर मैं क्या करती? जब तुमने बताया कि बड़े साहब ने तुम्हें आधी बात बताई है, तो मुझे चुप रहना पड़ा। लेकिन प्रिया अब कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी। वो यह काम छोड़ने का फैसला कर चुकी थी। प्रिया तुरंत अपना सामान बांधकर घर छोड़ने की तैयारी कर रही थी, मगर गीता ने प्रिया के पास आते हुए कहा, अरे तुम अपना सामान क्यों बांध रही हो? प्रिया ने जवाब दिया, क्योंकि मैं अभी इसी वक्त यह घर छोड़कर वापस गांव जा रही हूं। नहीं बनना मुझे यहां किसी की भी केयर टेकर। मेरे लिए पैसे से ज्यादा खुद की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। गीता ने कहा, ऐसा मत करो। अगर तुम यह घर छोड़कर चली गई तो हम बड़े साहब को क्या जवाब देंगे? अगर बड़े साहब को शक हो गया कि मैंने तुम्हें वो सारी बात बताई है जो नहीं बतानी थी, तो वो मुझे और मोहन को घर से निकाल देंगे। तभी प्रिया ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैं प्रकाश सर को बताकर नहीं जा रही। जब वो यहां आकर तुम लोगों से पूछेंगे तो बता देना कि प्रिया अपने काम से खुश नहीं थी, इसलिए बिना खबर किए वो वापस गांव चली गई। प्रिया इस वक्त काफी गुस्से में थी। वो जैसे ही अपना सामान पैक करके घर से निकलने वाली होती है, तभी प्रिया को उसके पिता का फोन आ जाता है। प्रिया कॉल रिसीव करते हुए कहती है, हाँ बाबा बोलिए। फोन पर प्रिया के पिता ने कहा, बस तेरा हालचाल पूछना था, इसलिए फोन किया। प्रिया ने कहा, बाबा मैं वापस गांव आ रही हूं। मैं इस काम से बिल्कुल खुश नहीं हूं। इस पर प्रिया के पिता ने कहा, लेकिन क्यों बेटा, ऐसी क्या बात हो गई जिससे तू इस काम के लिए खुश नहीं है? पैसे तो भेजते हैं वक्त पर, और तू तो जानती है कि बड़ी मुश्किल से तुझे यह नौकरी मिली है। ऐसे मत छोड़ यह नौकरी। अगर तूने यह नौकरी छोड़ दी तो मैं अपने कर्ज कैसे चुकाऊंगा? थोड़ा सा सोच बेटा, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना। अपने पिता की यह बात सुनकर प्रिया अपने फैसले पर दोबारा सोच विचार करने लग गई। प्रिया चाहती तो अपने पिता को यह काम छोड़ने का असली कारण बता सकती थी, मगर इस वक्त वो अपने किसी भी परिवार के सदस्य को चिंता में नहीं डालना चाहती थी। प्रिया अब अजीब दुविधा में फंस गई थी और गीता उसकी यह मजबूरी साफ देख पा रही थी। शाम का वक्त हो चला था। प्रिया चुपचाप कमरे में बैठी हुई थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। इतने में गीता कमरे में आई और प्रिया के हाथ में कुछ थमाते हुए बोली, यश साहब ने एक चिट्ठी लिखकर तुम्हें देने के लिए कहा है। इतना कहकर गीता वहां से चली जाती है। गीता के जाते ही प्रिया उस चिट्ठी को पढ़ने लगती है, जिसमें लिखा था, मैं जान गया हूं आज दिन में तुम्हारे साथ क्या हुआ था, पर यकीन मानो वह मैं नहीं था जो तुम्हें चोट पहुंचा रहा था। भले ही मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी से पेश आया हूं, पर सच कहूं तो यह तुम्हें खुद से दूर करने के लिए किया था, ताकि मेरी वजह से तुम्हें कोई खतरा ना हो। पर जिसका डर था वही हुआ। मेरी तुमसे एक विनती है कि तुम यह घर छोड़कर अभी के अभी गांव वापस चली जाओ। उस चिट्ठी को पढ़ते ही प्रिया ने गुस्से में वह चिट्ठी फाड़ दी और गुस्से भरे अंदाज में यश के कमरे में चली गई।
प्रिया को यूं अचानक कमरे में आता देखकर यश थोड़ा हैरान रह गया। वह प्रिया के चेहरे पर गुस्सा साफ देख सकता था। प्रिया ने कहा, चुप क्यों हो गए? आप मुझे बेइज्जत नहीं करेंगे? इस पर यश ने कहा, देखो, इस वक्त मैं तुमसे कुछ भी कहने के हालत में नहीं हूं। बस इतना चाहता हूं तुम अभी के अभी यह घर छोड़कर चली जाओ। प्रिया ने झल्लाते हुए कहा, चली जाऊं? आप अमीरों के लिए कितना आसान है कहना कि नौकरी छोड़ दो, कभी पैसे से गंभीर मामले को दबा दो तो कभी पैसे देकर मुसीबत में डाल दो। हम गांव वालों की जान की जैसे कोई कीमत ही नहीं है। कितनी उम्मीद से मैं यहां काम करने आई थी, अपना परिवार, घर और गांव छोड़कर यहां ड्यूटी करने आई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि जिन पैसों के लिए मैं इतना सब छोड़कर आई हूं उसी की वजह से मेरी जान पर बन आएगी। इस पर यश ने कहा, तुम्हारा गुस्सा एकदम जायज है, इसलिए कह रहा हूं, छोड़ दो यह काम और वापस गांव लौट जाओ। इस पर प्रिया ने कहा, जिस तरह आप शरीर से लाचार हैं वैसे ही मैं हालात से लाचार हूं। चाहकर भी मैं अब इस काम से पीछे हट नहीं सकती। इस पर यश ने पूछा, तो यहां रहकर क्या करोगी? अपनी जान जोखिम में डालोगी? प्रिया ने कहा, और कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास, मगर मैं कायरों की तरह भागने वालों में से नहीं हूं। यहां आई हूं तो अपना काम खत्म करके ही जाऊंगी। यश ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कह रही हो? प्रिया ने कहा, आपको कोई आम बीमारी नहीं है। मैं जान गई हूं कि एक लड़की का शैतानी साया आपके पीछे पड़ा है, और यह भी जानती हूं कि वो अभी भी इसी कमरे में मौजूद है। मगर मेरे दिल में अब पहले की तरह वो डर नहीं रहा। जिंदगी में मैंने इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि अब किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे बुरी शक्ति से ज्यादा भगवान की शक्ति पर ज्यादा यकीन है। और आपको भी भगवान की शक्ति पर यकीन करने की जरूरत है, तभी मैं आपकी कोई मदद कर पाऊंगी। लेकिन अगर आप यूं ही डरते रहें या हार मानकर बैठे रहें तो मैं तो क्या कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। इस पर यश ने पूछा, कहना क्या चाह रही हो तुम? क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? प्रिया ने कहा, जी, मैं कोशिश जरूर कर सकती हूं, पर इसमें आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि इस लड़की का शैतानी साया कब से आपके पीछे पड़ा है और क्यों सिर्फ आप ही के पीछे पड़ा है। प्रिया के इतना पूछते ही कमरे में बत्ती अचानक जलने बुझने लग गई और एक अजीब सा डरावना माहौल छा गया। उस माहौल में एक अजीब सी ठंडक दोनों को महसूस हो रही थी। यश डर के मारे सहम गया था, मगर प्रिया ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, डरिए मत, वो अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहती है, वो हमें डराना चाहती है ताकि हम डर कर कमजोर पड़ जाएं। तभी अगले पल यश के कंधे पर एक भारी वजन महसूस होने लगा। यश के दोनों कंधे अचानक नीचे की तरफ झुक गए थे और यश का सिर भी नीचे की तरफ झुक गया था। यश के मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी, लेकिन हिम्मत करते हुए यश ने प्रिया से कहा, वो इस वक्त मेरे कंधे पर बैठी है। कमरे की लाइट बार बार लगातार जल बुझ रही थी और उस जलती बुझती रोशनी में प्रिया को अचानक यश के कंधे पर एक डरावनी लड़की बैठी हुई नजर आने लगी, जो देखने में बहुत ही भयानक थी। उसकी सफेद आंखें जलती बुझती रोशनी में चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी और शैतान भरी मुस्कान दिख रही थी। यह सब देखकर प्रिया डर से सन्न रह गई, लेकिन अपने डर पर काबू पाते हुए प्रिया ने कहा, छोड़ दो इसे, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर छोड़ क्यों नहीं देती इसे? प्रिया के इतना कहते ही अचानक खिड़की के शीशे के दरवाजे एक शोर के साथ अपने आप टूटने लगे। सारे कांच जमीन पर बिखर गए। प्रिया घबराते हुए कमरे से बाहर चली गई। उसे लगा कि अगर वो एक और पल भी वहां रुकी तो यश की जान को खतरा हो सकता है। यही सोचते हुए प्रिया कमरे से बाहर आ गई, मगर अब प्रिया के दिल में यश के प्रति दया की भावना जागने लगी थी। उसे इस तकलीफ में देखकर प्रिया मन ही मन रो रही थी। मगर अचानक प्रिया को एक ख्याल आया। प्रिया ने तुरंत प्रकाश चंद का नंबर डायल किया और उन्हें सब बताने का फैसला किया। प्रकाश चंद ने फोन उठाते हुए कहा, हेलो प्रिया, सब ठीक है वहां? यश, ठीक है? प्रिया ने कहा, कुछ भी ठीक नहीं है, आप बस इतना बताइए कि इस वक्त आप कहां हैं। प्रकाश ने कहा, एक मीटिंग खत्म करके मैं अभी दूसरे शहर के लिए निकलने वाला हूं। क्यों, क्या हुआ? तुम आवाज से इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? यश, ठीक है ना?
उसे कुछ हुआ तो नहीं? प्रिया ने कहा, यही तो बताने के लिए आपको फोन किया है। जो मैं आपको बताने जा रही हूं उस पर आपको विश्वास करना होगा। इतना कहते ही प्रिया सब बताने लगी। सब कुछ सुनने के बाद प्रकाश ने कहा, नहीं मानता मैं ये सब, तुम्हें जरूर कोई धोखा हुआ है। इस पर प्रिया ने कहा, मुझे कोई धोखा नहीं हुआ है। धोखे में तो आप जी रहे हैं, यह सोचकर कि आपका बेटा यश ठीक हो जाएगा। इस वक्त उस पर कोई भी दवा या इलाज काम नहीं करेगा। हमें किसी और तरीके से यश को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाना होगा। अगर आपने विश्वास करने में और देर की तो आपके बेटे की जान भी जा सकती है। अपने बेटे के बारे में ऐसी बात सुनकर प्रकाश चिंतित में आ गया। प्रकाश ने कहा, ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में घर पहुंचता हूं, फिर देखते हैं क्या करना है। प्रिया अब थोड़ी बहुत राहत की सांस लेने लगी थी, मगर तभी गीता प्रिया के पास आते हुए बोली, मोहन का बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। सुबह से शाम हो गई, अभी तक बुखार नहीं उतरा। लगता है यह डायन आज किसी की जान लेकर ही मानेगी। घर में अब तनाव भरा माहौल हो चुका था। थोड़ी ही देर में प्रकाश वहां पहुंच गया और घर के अंदर आते हुए कहा, कहाँ है मेरा बेटा? क्या हुआ है उसे? मैं उससे अभी मिलना चाहता हूं। प्रिया ने उसे शांत करते हुए कहा, शांत हो जाइए, इस वक्त वो अपने कमरे में है। अगर आप अभी उससे मिलने जाना भी चाहें तो वो शैतानी साया आपको कमरे के अंदर बढ़ने भी नहीं देगी। प्रकाश ने कहा, अरे कौन सा शैतानी साया जो मेरे बेटे के पीछे पड़ी है? क्या चाहती है वो? प्रिया ने कहा, आप जरा शांत हो जाइए। प्रकाश ने कहा, कैसे शांत हो जाऊं? इतने पैसे खर्च दिए मैंने अपने बेटे के इलाज में, इतने डॉक्टर्स के पास गया मगर वो ठीक नहीं हो पाया। आखिर कैसे बचाऊं मैं अपने बेटे यश को? इस पर प्रिया ने कहा, इसलिए मैंने आपको यहां बुलाया है। अब डॉक्टर के इलाज से नहीं, आपको किसी और तरीके से यश को ठीक करना होगा। किसी पंडित या बाबा को दिखाना होगा। वही है जो शायद आपके बेटे की मदद कर सकता है। इस पर प्रकाश ने कहा, मगर मैं तो किसी पंडित या बाबा को नहीं जानता, मेरी उनसे कोई पहचान नहीं है। मैं तो एक बिजनेसमैन हूं, तो एक ही रात में मैं पंडित या बाबा को कहां से ढूंढूंगा? इस पर गीता ने बीच में बोला, मेरी नजर में एक बाबा हैं जो यश साहब की मदद कर सकते हैं। वो ज्यादा दूर भी नहीं रहते, क्यों ना हम उन्हें यहां बुला लें? इस पर प्रिया ने कहा, क्या तुम जानती हो वो बाबा कहां रहते हैं? गीता ने जवाब में कहा, जी, तुम कहो तो मैं इस वक्त जाकर उन्हें यहां ला सकती हूं। प्रिया ने कहा, ठीक है, तुम जल्दी उस बाबा के पास जाओ और उन्हें यहां जल्दी ले आओ। गीता उस बाबा के लिए तुरंत निकल जाती है। प्रकाश और प्रिया कुछ देर तक गीता और उस बाबा के आने का इंतजार कर रहे थे। दोनों ही इस वक्त काफी घबराए हुए नजर आ रहे थे, मगर अगले पल यश के कमरे से तोड़फोड़ की आवाजें आने लगी। प्रकाश और प्रिया डर से चौंक जाते हैं। दोनों दरवाजे के पास जाकर अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। प्रिया और प्रकाश ने देखा कि अंदर कमरे का सामान हवा में उड़ते हुए अपने आप नीचे गिर रहा था और यश बिस्तर पर सिर झुकाए खामोश बैठा हुआ था। प्रकाश ने रोते हुए प्रिया से कहा, कितना बुरा बाप हूं मैं, अपने बेटे की तकलीफ नहीं जान पाया। वो मुझसे कहता गया, पर मैंने उस पर यकीन नहीं किया। रूपा भी इसी वजह से अपनी जान गंवा बैठी थी। काश वक्त रहते मुझे पहले खबर हो जाता तो मैं ये होने ही नहीं देता। इतने में गीता एक बाबा को घर में लेकर आती है। घर के अंदर प्रवेश करते ही बाबा ने यश के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस कमरे में एक बहुत ही बुरी शक्ति मौजूद है। अगर अभी कुछ नहीं किया तो आज उसकी मौत तय है। प्रकाश ने बाबा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरे बेटे यश को बचा लीजिए, वो बहुत तकलीफ में है, कृपया उसे बचा लीजिए। प्रिया और गीता प्रकाश को शांत करने लगी। इतने में उस बाबा ने कहा, एक रस्सी चाहिए, वो आत्मा बड़ी अशांत है, इतनी आसानी से काबू में नहीं आएगी, इसलिए एक मजबूत रस्सी चाहिए जिससे यश को बिस्तर से बांधना होगा, तभी मैं अपना काम कर पाऊंगा। गीता उस रस्सी को ढूंढकर बाबा के पास ले आती है। बाबा ने कहा, अंदर जाते ही जैसे ही मैं मंत्रों का जाप शुरू करूंगा, तुम सब तीनों मिलकर यश को इस रस्सी से बांध देना। तीनों ठीक वैसा ही करते हैं। वो बाबा मंत्रों का जाप करते हुए कमरे के अंदर बढ़ता है।
वो बाबा अपनी आंखों से उस लड़की के शैतानी साए को अच्छे से देख पा रहा था, जो इस वक्त यश के कंधे पर बैठी हुई थी और बाबा की तरफ देखते हुए डरावनी आवाज में गुर्रा रही थी। तभी प्रिया, गीता और प्रकाश तीनों कमरे में आ पहुंचे और तुरंत ही रस्सी से यश के हाथ पैर बांध दिए। तभी उस बाबा ने प्रकाश से कहा, तुम काफी घबराए हुए हो, आगे क्या होगा वो शायद तुम देख नहीं पाओगे, इसलिए तुम इस कमरे से बाहर चले जाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। प्रकाश ने कहा, नहीं, मैंने हर बार अपने बेटे को अकेला छोड़ा है, इस बार मैं इसे ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकता। तभी प्रिया ने प्रकाश को समझाते हुए कहा, बाबा की बात मानिए, इस वक्त आपका कमरे से जाना ही सही रहेगा। दिल पर पत्थर रखकर प्रकाश कमरे से बाहर चला जाता है और प्रकाश को हिम्मत और सहारा देने के लिए गीता भी बाहर चली जाती है। बस एक प्रिया थी जो वहां सब कुछ होते हुए अपनी आंखों से देख रही थी। वो बाबा अब ध्यान करते हुए ऊंची आवाज में मंत्रों का जाप करने लगा था। उन मंत्रों के जाप से उस लड़की का शैतानी साया भौंकला उठा। बाबा के मंत्रों का जाप रोकने के लिए वो शैतानी लड़की यश कंधे पर बैठकर अपने लंबे हाथों से उसके गले को दबोचने लग गई। यश की हालत अब और भी गंभीर होती जा रही थी। उस लड़की ने शैतानी आवाज में कहा, बंद कर ये मंत्रों का जाप, वरना मैं इसका सर शरीर से उखाड़ दूंगी। यह कहते ही वो लड़की यश के सिर को ऊपर की तरफ खींचने लगी। ये देखकर प्रिया का दिल दहल उठा, लेकिन उस बाबा ने अपने मंत्रों का जाप बंद नहीं किया। धीरे धीरे उस लड़की की शक्ति कमजोर होने लग गई। बाबा ने उस शैतानी साए से पूछा, क्यों इसके पीछे पड़ी है? उस लड़की ने भारी आवाज में बताया, मैं इसके पीछे नहीं पड़ी थी, यह मेरे पास खुद चलकर आया था। इस घर के पास आगे जाकर एक जंगल पड़ता है। एक रात यह उसी जंगल में घूमने आया था और एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। तभी इसे अपने साथ ले जाने का फैसला कर लिया। तब से मैं रोज इसके आसपास मंडराती रहती हूँ। धीरे धीरे करके इसके शरीर पर अपना पूरा कब्जा कर चुकी हूँ, लेकिन यह मेरा वजन ले नहीं पाया और इसके शरीर में ताकत खत्म होने लग गई। इतना कहते ही वो डायन जोर जोर से हंसने लगी। तभी उस बाबा ने अपनी थाली में से एक शीशे की बोतल निकाली और एक भस्म मुट्ठी में लिया। तभी एक विशेष मंत्रों का जाप करते हुए बाबा ने वो भस्म उस लड़की पर फेंक दिया और उस पर फेंकते ही वो डायन धीरे धीरे तड़पने लगी। उसके तड़पते ही वो शैतानी डायन एक सफेद धुएं में बदलकर उस शीशे की बोतल में कैद हो गई और देखते ही देखते कमरे में शांति छा गई। वो बाबा कमरे से बाहर आया और प्रकाश से कहा, वो बहुत ही जिद्दी और अशांत आत्मा थी जो तुम्हारे बेटे के पीछे पड़ी थी, पर अब डरने की कोई बात नहीं है। मैंने उसे इस शीशे की बोतल में कैद कर लिया है। अगली बार ध्यान रहे, उस जंगल में जाने से पहले गले में भगवान की माला जरूर पहन ले और कोशिश करो कि रात के समय उस जंगल की तरफ ना जाए, क्योंकि अक्सर ऐसी जगहों पर दुष्ट आत्माओं का वास होता है जो दिखाई तो नहीं देती पर शरीर पर कब्जा कर बैठती हैं। अगली सुबह मोहन की भी तबीयत ठीक हो जाती है, साथ ही प्रिया अपनी ड्यूटी पर फिर लग जाती है। कुछ महीने तक प्रिया यश की देखभाल करने में लग गई थी और इस बार डॉक्टर के इलाज से यश धीरे धीरे ठीक होने लगा था और देखते ही देखते यश थोड़े महीनों में बिल्कुल ठीक हो जाता है और बाद में प्रिया भी अपने गांव वापस चली आती है। साथियों, अक्सर अमीरों के घर में ऐसा ही होता है। जब उनके ऊपर कोई बाधा वगैरह आ जाती है, कोई आत्मा उनके गले पड़ जाती है, तो वह उन चीजों को मानते नहीं है जल्दी से। अब क्योंकि वो बहुत ही मॉडर्न है, पढ़े लिखे हैं, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, पैसे वाले हैं, तो वो भला क्यों इन चीजों में यकीन करेंगे? वो तो यही मानते हैं ना कि हमारे पास पैसे हैं तो हम डॉक्टर से किसी भी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। हालांकि यह बात सही भी है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कई बार इंसान को डिप्रेशन, एंजाइटी आदि की समस्याएं भी हो सकती है और मन ही मन इन चीज़ों में और विचार करने से तकलीफ बढ़ती ही जाती है और हम डॉक्टर को दिखाने के बजाय अगर किसी तांत्रिक या ओझा के पास घूमते रहेंगे तो हम अपने इंसान को खो बैठेंगे। और दूसरी बात, आज के ज़माने में ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि 90% जो बाबा होते हैं वो सब के सब फ्रॉड है। आज के ज़माने में असली किसी सिद्ध बाबा को पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है।
इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको हमेशा भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए, भक्ति में विश्वास रखना चाहिए, ताकि ऐसी कोई आत्मा अगर आपके पल्ले पड़ भी जाए तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और भगवान स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। आपको किसी बाबा के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है ये स्टोरी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अब अपने कुछ साथियों के नाम लेते हैं। फैसला खान कानपुर, ईशा गोस्वामी, गुलशन गजरा सूरतगढ़, वीर सिंह दिल्ली, इस्तियक उमर नेपाल, रामकुमार शर्मा उत्तर प्रदेश, डिम्पल कौर, फिरोज खान नेपाल, सनोज कुमार, रितेश धुरव यूपी। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई हॉरर घटना के साथ।